मैं तो सोच रहा था कि आप शाम तक नंबर आएगा कि हमारा पड़ेगा जल्दी नंबर आ जाएगा। साथियों फूल वही पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगने नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं। शुक्रिया। देखिए जहां अनुशासन नहीं होता वहां शासन नहीं होता, और जहां शासन नहीं होता वहां क्या क्या होता है सबको पता है। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो अनुशासन बनाइए, जितने साथी खड़े सब बैठ जाइए, मीडिया वालों को छोड़कर सब लोग बैठिए। बहुत सारी जगह पड़ी हुई है यहाँ पर। अब अगर आप खड़े रहेंगे तो फिर मैं क्या कहूँ। एक एक बात और बता दो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा बोल लेते हैं, जबकि पूर्वांचल आता हूँ तो पहले माफी मांगनी पड़ती है। भाई मैं तू अरे परे की भाषा ज्यादा मुंह से निकलती है, और थोड़ा कड़वे भी हैं, गर्म मिजाजी है। जो दूसरों की ना सुनते हो, जो दूसरों पर जरा सी गलत बात पर टीका टिप्पणी कर देते हो, तो अपनों को क्या बख्शेंगे। तो मेरा निवेदन है, क्रोध ना आए, इससे पहले आप लोग बैठ जाइए। कोई मेरा निवेदन है, कोई साथी खड़ा ना रहे। खड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी लगेगा भाई हमारे पूर्वांचल के साथी हमारा सम्मान नहीं करते हैं। बैठ जाइए। शुक्रिया। छोटी बहन क्या नाम है आपका? डॉक्टर दिलचस्प लगा। छोटी बहन का आवाज इतने सुंदर गीत जो इन्होंने सुना है। एक गीतकार हमारे बीच में और है, चंद भास्कर, हर कार्यक्रम में अच्छे गीत सुनाते हैं। अभी कभी समय कम है तो इनको समय नहीं दिया गया है। आभार सबसे पहले यहाँ की कमेटी का। अब एक का नाम लूंगा तो दूसरा का राज हो जाएगा। तो यहाँ मंच पर जो बैठे हैं हमारी आजाद समाज पार्टी महिला विंग, हमारी आजाद समाज पार्टी के जिले की विंग, भीम आर्मी की प्रदेश स्तर की बॉडी, मंडल स्तर की बॉडी, जोन स्तर की बॉडी, तहसील स्तर की बॉडियां और ग्राम स्तर की बॉडियां। यहाँ हमारी मातृशक्ति छोटी बहन आई हुई है, प्रजापति समाज से है। मूवमेंट के लिए घर बार छोड़ा हुआ, जरा खड़ा होकर खड़ी होकर शकल दिखा दे भैया। छोटी बहन बहुत मजबूत आई है। यहाँ पर बैठे हुए वो तमाम साथी जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को अपना करके और बहुत मजबूती से इस मूवमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। ये छोटा भाई पाल इसको भेजा, उन्होंने कहा डॉक्टर एपीजे का अब्दुल कलाम क्या जयंती है, तुम एक फोटो की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो ये यहाँ से चला गया। भैया भी जा रहा हूँ। भाई कोई नीला पढ़ना रहेगा तो इसका डाल देना, वो भिजवा दीजिए। भैया भी जा रहा हूँ। तो ये बहुत मजबूती से यात्रा ढूंढ के कहीं ना कहीं से जरूर। ठीक, तो अब आ रहा सहारनपुर भी गया था मुझसे मिलने के लिए। तो ये भी मूवमेंट का एक मजबूत सिपाही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ओबीसी समाज को जगाने के लिए और भी समाज तमाम साथी हैं यहाँ, कन्नौजिया समाज से, यादव समाज से, तमाम समाज से। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोग फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को अपना करके। और आज के मौजूदा समय में जहां लोग डर के घरों के अंदर घुसे हुए हैं, वहां गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो अपने व्यापार और नौकरी की परवाह किए बिना इस मूवमेंट को, आंदोलन को दिशा और दशा दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम आए, तो साथी हमसे नौकरी वाले भी मिल जाए। मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और ये वादा भी करता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब इस दिल्ली की गद्दी पर आप किसी अपने अम्बेडकरवादी को बैठा हुआ देखो। दिन दूर तो सर्वप्रथम एक लाइन में बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन, और आज का विशेष नमन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने भारत को मिसाइल दी है। जब आप उनको पढ़ते हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो आपका ये भी महसूस होता है कि कितना संघर्ष करके और कितना समर्पण दिखा के इस देश को विश्व शक्ति बनाने का काम किया। मैं उनका विशेष नमन करता हूं। अब क्योंकि पूर्वांचल की जमीन पर हूं, जहां पूर्वांचल ने वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग दिए हूं, और ना जाने से कितने क्रांतिकारी सूरवीर और सूरवीरांगनाएं दी हूं, तो ऐसी जमीन को भी मैं झुककर नमन करता हूं। और ये भी बात है कि जब जब पूर्वांचल आता हूं तो एक अपना अलग सा महसूस होता है मन के अंदर, एक अलग ऊर्जा जो है ना वो जनरेट होती है शरीर में। जैसे आप कभी ध्यान करते हो, ध्यान करने के बाद आपको खुद का ज्ञान होता हो, ऐसे पूर्वांचल में उतरने के बाद मुझे एक अजीब सा महसूस होता है। ये जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, ये तो मेरे गृह जनपदों में से आप समझेंगे मेरे गृह जनपद है। यहाँ मैं जब भी आता हूँ तो पूरी ऊर्जा के साथ। और सबसे बड़ी एक और क्वालिटी है पूर्वांचल के अंदर
कि कभी किसी साथी को कोई आदेश दिया गया हो, आज तक कभी किसी कार्यकर्ता ने आदेश का उल्लंघन नहीं किया, ना मेरे ना एक आदेश। शुभकामनाएं भी देता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भीम आर्मी के 7 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश ने मिलकर के अधिवेशन, पहला अधिवेशन भीम आर्मी का किया, जो भव्य अधिवेशन रहा। हालांकि वो अधिवेशन जिद में हुआ था। मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ दी, आरएसएस के लोग कहते हैं भीम आर्मी को बैन कर दो, तो हमने ठाना में भीम आर्मी अधिवेशन वहां करेंगे जहां तुम्हारा प्रधानमंत्री करता और हमारा प्रधानमंत्री करता। वहां अधिवेशन करते, भव्य अधिवेशन हुआ। अब क्योंकि मीडिया तो नहीं है, छापा तो उन्होंने नहीं, हाँ वहां आरएसएस का कोई कार्यक्रम होता 100 लोगों से तो वो छप जाता, वही गलत बात। कोई नहीं, सीख दे रहे हैं वो लोग। जितने ताकतवर होंगे तो मीडिया भी बनाएंगे, मजबूत वाले मीडिया बनाएंगे। तो खड़े में ना इन्हीं के हाथ में देंगे नेशनल मीडिया की बात लोग चलाइए। मैंने पूरे तो शुक्रिया, आभार हमारी गायक मंडली का, यहाँ आए तमाम साथी है, पूरे पूर्वांचल से आए हुए साथियों का, सभी मंडल से आए हुए साथियों का। और यूपी का ये पहला अधिवेशन है जो पूर्वांचल के जौनपुर मंडल में हो रहा है। ये एक गर्व की बात है मेरे लिए भी और हमारी टीम के लिए भी कि पूर्वांचल के लोगों ने फिर से नई शुरुआत की है। भीम आर्मी का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन दिल्ली में होने के बाद अब यहाँ पर द्वितीय अधिवेशन कराने की मैं आपको अब कुछ बातें हैं जो आपसे सीधी सीधी करनी है। मैं पहले कहते भाई करते लोग हैं, बैतूल की भाषा बोल देते हैं तो बुरा मत मानिएगा, भाई किसी का बेटा हो, किसी का तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई से रूबरू जरूर हो जाएगा। क्योंकि ताली बजाने से ना तो सत्ता आती, ना ही बलात्कार रेप हत्या जो हो रही है सब ताली बजाने से नहीं रुक जाएंगे। नहीं रुकेंगे, किस चीज से रुकेंगे? ये जौनपुर वालों का विशेष है। जौनपुर की भीम आर्मी कमेटी और आजाद समाज पार्टी कमेटी के लिए विशेष है जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये रुकेंगे सामूहिक ताकत से, ये रुकेंगे एकता और अखंडता से, जिसकी लड़ाई सदियों से हमारे महापुरुष लड़ते आए हैं। अगर आपको ये लगता है कि अलग दिशा पर चल करके आप किसी मार्ग पर पहुंच जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये संभव कार्य नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जब तक आप एक सामूहिक ताकत लेकर ना चले, आगे की ओर ना बढ़े, तब तक आप किसी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। और जिस कारवा को बढ़ा रहे हैं ना, ये जो कारवा बढ़ा रहे हैं, ये मनु का कारवा नहीं है। मनु के कारवे में पता क्या है? इंडिविजुअल लीडरशिप, एक जाति, एक कौम के वर्चस्व, व्यक्तियों के वर्चस्व। और हम जो चला रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट चला रहे हैं, जहां संख्या के आधार पर, क्षमता के आधार पर, ताकत के आधार पर आप लोगों की शासन सत्ता है। अब आप सोचिए कि आप अलग अलग दिशा में परवाह करके मनु के मूवमेंट को मजबूत करना चाहते हैं या एक मुट्ठी बंद करके अम्बेडकर मूवमेंट को भीम आर्मी के रूप में देश में मजबूत करना चाहते हैं। आप ताली पर बजाइएगा, अब तो सिर्फ सुनिए। तो मुझे ये लगता है कि आज, क्योंकि 4 साल पहले आज के दिन भीम आर्मी के साथ जिला अध्यक्ष को बनाया गया होगा, इसलिए बता रहे हैं जौनपुर के साथी कि ये हमारे 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अधिवेशन हम करा रहे हैं। आभार। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 4 सालों में आप लोगों ने सीखा क्या? जैसे अभी उस साथी जब एसपी मानव साहब खड़े हुए, एसपी मानव जिंदाबाद, एसपी मानव जिंदाबाद लगाए, खूब लगाए, अच्छा लगा। आपके जिंदाबाद कहने से एसपी मानव जिंदाबाद हो ही नहीं सकता। आप सारे इसको जिंदाबाद कहें या डॉक्टर पीके सागर साहब को जिंदाबाद कहें, जब तक एसपी मानव की कार्यशैली अम्बेडकरवादी नहीं हो जाती, जब तक एसपी मानव जिंदाबाद हो ही नहीं सकता। और अगर कोई व्यक्ति जिंदाबाद सुनने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, इंक्लूड मी, अगर मैं भी खुद को जिंदाबाद सुनने के बाद गौरवान्वित महसूस करूं, तो मुझसे बड़ा अम्बेडकरवाद को धोखा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हालांकि मेरे साथियों ने, हमारे प्रदेश संयोजक, हमारे पूर्वांचल के संयोजक, हमारे मंडल के संयोजक, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, सबने मेरा गुणगान किया है, भाई साहब का भी गुणगान किया। अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। लेकिन सोचना यह है, क्या हम उस गुणगान के काबिल हो चुके हैं? जब बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को पढ़ा जाता है,
तो आंखों से आंसू नहीं रुकते। जब पता लगता है कि गोलमेज सम्मेलन के जाते समय उनके घर में क्या हुआ था, जब पता लगता है कि एक चाय की दुकान से एक रास्ते से होकर जा रहे थे, उधर तक पानी मांगा तो चाय की दुकान वाले ने पानी नहीं दिया। एक व्यक्ति 12 साल लगातार एक घड़ा इंतजार करता रहा महाराष्ट्र में। पता लगा तो दर्द होता है। ये दर्द महसूस करना शुरू करो। मैंने दिल्ली में भी कहा कि आज ये जो स्कूलों में हमें पानी का घड़ा छूने पर मारा जाता, जो स्कूलों में सिर्फ जाति के नाम पर हम पर झाड़ू लुभाई जाती है, जो आज हमारी बेटी को बलात्कार करके छोड़ दिए जाते हैं, ये जानते हैं किनके साथ होता है? ये क्या किसी ताकतवर कौम के साथ कभी होता है? मुझे बताइए, वो तो समझ जाती है, यहाँ के देश में निवास करती हैं, जो आज बीमारी को बैन करने की बात करती हैं, क्या ये उनके साथ होता है? नहीं, ये उनके साथ होता है जो खुद को कमजोर बनाकर रखते हैं। कमजोर बनाकर कौन रखता है? जो लोग संगठित नहीं होते वो खुद को कमजोर बनाकर रखते हैं। ये बात मेरी लिख लीजिए आप। जिस समाज को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 90% बताया और चीख चीख कर कहा था उस समय सरकार के सामने खड़े होकर के कि 100 शोषित है, शोषित उन्हें ललकारा है। इस देश की जमीन में 90 भाग हमारा, उस समय कहा था से 85 साल पहले कह दिया। लेकिन हम उनकी बातों को इग्नोर करने वाले लोग हैं। हम नहीं समझी कि उन्होंने ये कहा क्यों। हम बटते रहे। समझिए, ये जो बटने की नीति आज लागू है, इसको छोड़ने का प्रयास कीजिए। असली आंदोलन, असली मूवमेंट समझिए। हो सकता है कल मैं इस मूवमेंट से गद्दारी कर जाऊं तो तुम्हें इस मूवमेंट के साथ फिर भी चलते रहना है, ऐसा मानना ये तो इस देश की दिशा कर सकती है। निरंतर हम भेड़ों की तरह दूसरों के पीछे चलते रहे। जिसने जैसा कह दिया हमने मान लिया, हम चलते रहे। हमने कभी ये याद नहीं किया कि बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार इस देश में दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया है। वो इसीलिए दिया है कि हम सही गलत का परीक्षण करके और सही दिशा को चुन सके और सही दिशा की ओर चल सके। सामान्य और काशीराम साहब ने 15 पितासी का नारा दिया था, 15 छोड़ पितासी जोड़। हम उसको भी भूले। जब आंदोलन को धोखा दिया गया, माफी का शब्द गलत निकल गया, जब आंदोलन को धोखा दिया गया तब यह आंदोलन पिछड़ा। उदाहरण मैं नहीं कहता, उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर 56 में चले जाते हैं। 56 से 72 के बीच का समय देखिए। 72 में दलित पंथ का निर्माण हुआ था महाराष्ट्र में। 56 से 72 के बीच का समय जब आप पढ़ेंगे महाराष्ट्र का तो आप देखेंगे कि आपके घरों में, आपके बस्तियों में जो कुएं बनाए गए थे, उन कुओं में भी मनुवादियों ने मलमूत्र घेरा था कि तुम पानी ना। इस वही बात, ये 56 से 72 के बीच का समय है। ये तारीफ बयानी बात नहीं है। ये हुआ क्यों, ये किस लिए हुआ, ये भी समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले को गुरु मानकर पेरियार साहब की नीति पर बढ़ चले और इस देश की व्यवस्था को एक आयाम दिया। सन 1950 में संविधान के रूप में एक ताकत दी और महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, ये जितने महापुरुष हुए, बुद्ध से लेकर रैदास से लेकर सब महापुरुषों को कलमबद्ध किया संविधान में। संविधान में जब आप पढ़ते हैं ना तो वहां मिलता है आपको कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन कुमार में, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहे पर सब। संविधान समानता देता है ना, संविधान में समानता है ना। तो गुरु रैदास भी तो समानता ही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? तथागत बुद्ध क्या कह रहे हैं? तथागत बुद्ध भी तो समानता ही कह रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कलमबद्ध किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का अधिकार दिया। सबसे पहले सूत्रों के लिए वो निकल पड़े, उनकी पत्नी निकल पड़ी शिक्षा के लिए। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1920 में अनुसूचित जाति का पहला चेयरमैन बनाया अपने जिले में, आरक्षण को स्थापित करने के लिए स्थापित किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कलमबद्ध किया। समझिए और सोचिए कि क्या सिर्फ किसी के पीछे चलने से हम लोगों का भला हो सकता है या सही मूवमेंट जानने से भला हो सकता है? किसी के पीछे चलने से भला नहीं होगा, सही मूवमेंट जानने से भला होगा। साहब काशीराम साहब को जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा
कि साहब काशीराम साहब पुणे में डीआरडीओ की नौकरी क्या करते थे। जब उनको एक रात को एक धीरावाला वाल्मीकि साहब ने किताब दी ना, एनिमेशन ऑफ कास्ट, वो पढ़ी रात को उन्होंने न जाने कितनी बार, और अगले दिन ही प्रण लिया नहीं, अब नहीं। 5-6 साल लगातार महाराष्ट्र के लोगों को समझाया और कहा कि हम इस देश के शासक बन सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कर गए हैं, आओ प्रयास करें। लेकिन तथाकथित उस समय के लोग, कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं, कुछ लोगों ने ये नहीं माना। साहब यहाँ आए, 78 में निर्माण किया बामसेव का, पार्टी का निर्माण किया, DS4 का निर्माण किया, चल पड़े। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में सरकार बना दी और नागपुर जाकर कहते हैं कि जो लोग ये समझते थे कि मैं फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर इस देश में कुछ नहीं हो सकता, मैं काशीराम, उसने फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में अपनी सरकार बनाने का काम किया। इसको समझिए, ये पॉइंट एक बड़ा पॉइंट है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से हमारा भला नहीं हो सकता। मुझे एक साथी ने पूछा था, पत्रकार साथी है, मजाक कर रहे थे आपस में बैठे हुए, उसने कहा भैया एक सवाल को, उन्होंने कहा पूछो कि यार तुम जातिवाद का ठप्पा तुम पर बहुत बड़ा लग चुका है, 20 आदमी के लोगों को जातिवाद का ठप्पा लग चुका है। हमने कहा अच्छा, अब क्योंकि हम काशीराम साहब को पढ़ते रहते हैं तो काशीराम साहब का भी एक कथन ऐसे याद आ गया। उसमें हमने कहा देखो यार, जातिवाद तो हम करते हैं, हम जातिवाद करते हैं 6767 जाति है, और वो लोग जातिवाद करते हैं मात्र 3 जाति है। अब ये तय समाज को करना है कि जातिवादी कौन है, वो है या हम 6767 जातियों के विषय में सोचते हैं और वो मात्र 3 जातियों के विषय में सोचते हैं। हम यहाँ पर 6767 जातियों को मजबूत करना चाहते हैं और वो सिर्फ 3 जातियों को। तो भाई अगर ये जातिवाद है तो जब तक मुझ जैसा व्यक्ति जिंदा है, ये व्यक्ति उस समय के अपने जीवन के आखिरी वक्त तक इस जातिवाद को मजबूत करेगा, 6767 जातियों को मजबूत करेगा। ये मैंने उसको जवाब, और ये हकीकत भी है, ये हकीकत भी है। क्योंकि जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को लाइन मैंने कही, जब तक उस 90% हिस्सेदारी जो हमारी इस देश के अंदर है वो हमें ना मिल जाए, कैसी बराबरी और कैसी समानता। तथागत बुद्ध तर्क सिखाकर गए, आडंबर नहीं। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप बहुत सारा घी जलाकर, 1000 रुपए की धूमबत्ती लाकर, बड़े बड़े हवन करवाकर तो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाओगे, अपना जीवन सुधार लोगे, तो भ्रम है। जिसे दिमाग में भ्रम हो वो भ्रम को निकाले। क्योंकि मनुस्मृति कहती है ढोल गवार पशु शुद्ध नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का वो लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो भ्रम अपने दिमाग से निकालने का प्रयास करें। कुछ भी कर लीजिए, आप अछूत थे, अछूत हो और अछूत रहोगे। हाँ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर चलोगे तो हम ना कभी अछूत थे, ना कभी अछूत है, ना कभी अछूत रहेंगे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर तो उस विचारधारा को, जिस विचारधारा से यहाँ का मौजूदा समय का शासन से लेकर प्रशासन करता हो, जिसका नाम लेने से बिना आग के आग लग जाया करती हो, उस विचारधारा वाले लोगों को कितना मजबूत होना चाहिए ये समझने का प्रयास करो, और कुछ नहीं। हाँ, हालांकि हमने राजनीतिक दल बना लिया, बिल्कुल बना लिया, लेकिन कुछ बातें जो पुरानी याद आती है, सर मेरे याद नहीं। इस देश में एमपी का चुनाव था, कांग्रेस की सरकार थी और तथाकथित उस समय का नेतृत्व करने वाली महाराष्ट्र की पार्टी थी, और उस पार्टी को कांग्रेस सरकार ने मात्र 1 सीट दी थी कि जाओ तुम्हें 1 सीट देते हैं। काशीराम साहब बहुत तड़पे थे, बहुत परेशान हुए थे कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी के लोगों को सिर्फ अगर 1 सीट की उनकी हैसियत है तो जिंदा रहने का कोई सवाल नहीं है। ये बात बताने का चित्त समझिए कि वो जो सर्जन हो चुका है उससे भला होने वाला नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना एक जहरीले सांप की तरह है, जैसे जहरीले सांप को छू देना।
बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि दलितों को, अब ओबीसी को, बहुजनों को अपनी पार्टी बनाकर राज करना चाहिए, अपनी पार्टी में काम करना चाहिए। अभी दिल्ली का उदाहरण याद है, देखा है दिल्ली का उदाहरण? मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम जी, समाज से हैं, अनुसूचित जाति के मंत्री हैं, एडवोकेट नहीं है। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा करने पर कोई पूछ नहीं रहा समाज के सिवाय। दलित भारतीय बीमार भी ज्यादा करें, हम साथ खड़े हैं, समाज ही खड़ा है, कोई नहीं खड़ा। अगर उन्होंने कह दिया कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को मान लूंगा, तो क्या गलत कह दिया? मैं मुस्लिम अपनी व्यवस्था मानते हैं, सिख अपनी व्यवस्था मानते हैं, ईसाई अपनी व्यवस्था मानते हैं, हिंदू अपनी व्यवस्था मानते हैं। तो जो लोग बौद्ध व्यवस्था को मानना चाहते हैं, उन्हें मानने में परेशानी क्या है? दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है उनकी, लेकिन अब तक कोई भी एक व्यक्ति पक्ष में खड़ा नहीं हुआ है कि उनके पक्ष में खड़ा हो जाए और कहे कि इसका कुछ ना कुछ तोड़ ढूंढा जाए। नहीं, क्योंकि नाम बाबा साहब अम्बेडकर का आ गया ना, तो समझिए, खुद तैयार होइए। जो समाज सदियों से गड्ढा खोदता है, पानी पीता है, अब उस समाज को सत्ता रूपी गड्ढा खोदना पड़ेगा। इस देश के अंदर सत्ता रूपी गड्ढा खोदिए और उस पानी को खुद पीने का प्रयास कीजिए। अभी तक हमने यूपी में सत्ता रूपी गड्ढा खोदा है, लेकिन भीम आर्मी का प्रयास है अगले 10 से 15 साल के अंदर अंदर इस देश में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को निकालकर राजनीति की चाह कैसी होती है ये सिखाना, फूले साहब अम्बेडकर के मूवमेंट पर कैसे चलना है ये बताना, और फिर उनको खड़ा कर देना, और फिर इस देश के अंदर संघ का निर्माण करके, संघ समझते क्या होता है? एक व्यक्ति संघ नहीं होता, संघ होती है कमेटी। संघ को ही बाबा साहब अम्बेडकर, हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, लोकशाही कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब समझते क्या होता है? लोगों का राज, लोगों के द्वारा चुने गए लोगों का राज, वही संघ है। तथागत बुद्ध तो पहले क्या कर रहे हैं? संगम शरणम गच्छामि। तो संघ का निर्माण करना जो इस देश के अंदर बुद्ध को लागू कर सके, बुद्ध की समता समानता की नीति लागू कर सके, उस नीति को लागू करना, यही हम लोगों का विषय है। सत्ता हासिल करेंगे, ये तो चुनौती है, ये तो चुनौती है उन लोगों के सामने भी जिन्होंने हमारे पिछले मूवमेंट को तोड़ा, हमारे पिछले मूवमेंट को बहुजन से सर्जन बनाया और फिर कह दिया कि ब्राह्मण संघ बजाएगा वो दिल्ली जाएगा। ये चुनौती है उन लोगों को, ये चुनौती है आरएसएस के लोगों को भी कि फूले साहब अम्बेडकर की सत्ता ही यहाँ स्थापित कैसे होगी, ये बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। क्योंकि हम 1970 वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं है, हमारे 2015 के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर इतने जागरूक और उन्नत हो सकते हैं, जो वोट के साथ साथ हर चीज की ताकत से परिपूर्ण है। साहब का सिरान उस समय कहते थे कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी रखो। मैं कहता हूं सिर्फ बैलेट की तैयारी रखो, भीम आर्मी की आंखें बुलेट से कम नहीं है। जब देख लेती है ना घूर करके, तो सामने वाला भाग जाता है। अभी एक महापुरुष है, कोई संघी है बेचारे, अभी दशहरे के दिन ये लोग रावण फूक रहे थे, उसने भी चंद्रशेखर भाई का फोटो लगाया है उस पे, पुतले पे, और कुछ चीजों को पुतले पे लगा दिए फोटो, और खूब जोर जोर से कह रहा है तलवार निकाल के। तो मैं तो कहता हूँ जौनपुर की सरजमी से, देखो भाई तलवार तो हमारे ब्लड में है, तलवार हमारे ब्लड में है, हमारी जो जातियां है ना उनके आंदोलन ये परंपरा है भाई। भीमा कोरेगांव, चमार रेजिमेंट, पासियों का राज, ये सब आंदोलन तो है हमारे। तलवार तो हमारे ब्लड में रही है, तलवार तो मैं सीखने चलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुम अब तलवार चलाओ, हमारा काम कलम चलाने का है। तुम तलवार से सत्ता बदलो ना बदलो, ये शासन हम कलम से जरूर बदलेंगे। ये मैंने कहा उसको बंद कमरे में बेचारा फोटो फूक रहा था, हमने कहा भाई दम हो तो किसी नीले गमछे वाले के सामने फोटो को फूक करके दिखा देना, हम मान जाएंगे भाई तो इसलिए देश का वो है। इतनी हिम्मत तो नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, फूक भी नहीं पाएगा। ठीक, तो ये लड़ाई आज हम भी तो चाहते हैं, ये लड़ाई कर्म से किसी भी तरीके से मजबूत हो,
और ये लड़ाई कलम से मजबूत तभी होगी जब आप फूले साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे, साहब मान्यवर काशीराम साहब की नीति को जानेंगे कि नीति क्या है। त्याग और समर्पण इस आंदोलन में करना जरूरी है। जो पुराने बापू से पूछता हूं आपसे, बाबा साहब अम्बेडकर जब तक जिंदा रहे उनकी फोटो बिका करती थी क्या? फूले साहब की फोटो बिका करती थी क्या? फातिमा शेख की फोटो बिका करती थी? सावित्रीबाई फुले की फोटो बिका करती थी? आज मिलती है। आज ये देखिए आपके बैनरों में मिलती है फोटो। इसलिए ये बड़ों ने कहा, मैंने नहीं कहा, कि जो लोग नहीं मिलते उनकी फोटो मिलते हैं। समझ रहे? अगर आप सिद्धांतिक हो जाएं और मुट्ठी बंद कर दें और समाज को कहें कि अब असली 85 को जोड़ना ही जोड़ना है, असली 85 को खड़ा करना ही करना है, तो समझिए क्या होगा। जानते हैं? जानते हैं ये जिस पंचशील का विरोध कर रहे हैं ना उस दिल्ली की गद्दी को पंचशील ही लहराएगा अगर आप उसकी तस्वीर करें। और ये करना पड़ेगा। मैंने पहले का कड़वी बात है, मुझे एक बात बताइए, तो पिता की संपत्ति को बढ़ाए उसको क्या कहते हैं भाई? पिता की ख्याति को बढ़ाए, पिता की संपत्ति को बढ़ाए, पिता के नाम को बढ़ाए, पूत कहते हैं ना, पूत। और जो घटाए आपको क्या बनना है? नहीं, ये तो बात मुझे मुंह से बोल के बतानी चाहिए। पूत बनना है ना, कपूत पूत एक ही बात है। कपूत तो नहीं बनना, नहीं बनना ना, बिल्कुल सही। भगत सिंह याद है कितने साल की उम्र में फांसी चढ़े थे? 23 साल। 16 साल की उम्र में खुदीराम बोस चढ़े, 23 साल की उम्र में फांसी चढ़े थे। समझ रहे? आंदोलन को चलाने के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। सोचिए हम में से कितने लोग हैं, कितने यंग ब्लड हैं यहाँ पर। अगर एक बार मन बिठा लिया फिर क्या होगा? अगर जौनपुर के 100 लोगों ने मन बना लिया कि नहीं फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा जौनपुर के आजाद पूर्वांचल में स्थापित करनी है, तो क्या एक साल में काम नहीं हो पाएगा? एक साल में स्थापित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी विचारधारा? आज समय के अंदर जो लोग हैं वो किसके लोग हैं? हमारे तो लोग उनको चला रहे हैं। जब आप फूले साहब अम्बेडकर जाकर पढ़ाओगे, बताओगे, जब आप रैदास संत कबीर गुरु नानक पढ़ाओगे, जब आप दलाई पढ़ाओगे, जब आप संत गाड़गे पढ़ाओगे, तुकाराम पढ़ाओगे, तो क्या वो लोग अपने घर वापस नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मन मजबूत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। इस अधिवेशन से कुछ ना कुछ घर लेकर जाइए, प्रयास कीजिए कि लगातार सब लोगों को जोड़ा जाए। और अगर कुछ भी ना कर पाओ, तो बाबा साहब ने एक लाइन हो गई थी कि मेरे समाज के लोगों, इस कारवा को मैं यहाँ तक बहुत मुश्किल से लाया हूँ, अगर इस कारवा को आप आगे ना बढ़ा सको तो पीछे नहीं मत करने देना। याद है आगे कहा था बाबा साहब ने। तो बीमारी के लोग कहते हैं कि अगर आप काम ना कर पाओ, पारिवारिक उद्धरण हो लग जाए या दूसरे राजनीतिक कारणों से काम ना कर पाओ, तो एक काम जरूर कर देना कि बीमारी के लिए एक बच्चा पैदा जरूर कर जाना, जो आने वाले समय में बीमारी को सपोर्ट करता है। कितना काम कर जाना। अगर कुछ भी ना हो तो देखिएगा ये बीमारी को कोई दबा नहीं पाएगा, अब तक नहीं दबा पाया। जेल भेजिए, लाठी डंडे खिलाए, सब करिए। यहाँ तक कि मैंने तो ये सुना है हमारे डॉक्टर के गौतम साहब और मिसिज को 24 से ज्यादा घंटे थाने में बिठा रखा, यहाँ पे प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। तो इस ताकत का वजूद समझिए, बीमारी का वजूद समझिए। ताकत शासन में है। जब शासन में आपके लोग होंगे तो वो आपको नौकरियां दे सकते हैं, जमीनें दे सकते हैं, आपका भला कर सकते हैं, अपनी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रांति मजबूत कर सकते हैं। अगर शासन में नहीं होंगे तो जेल, डंडे, गोली, मुकदमे ये मिलेंगे। आंदोलन तो फिर भी चलेगा, आंदोलन नहीं रुकेगा। तो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कीजिए और मन बनाइए, ठान लीजिए। जो लोग मजबूत होते हैं, इरादा कर देते हैं, कोई जीतता है, कमजोर लोग नहीं जीतते। तो मन बना लीजिए कि अब घर घर में जाकर के एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता पैदा करना है, घर घर में जाकर के अम्बेडकर वाली व्यक्ति खड़ा करना है। और फिर देखिए इस प्रदेश और विदेश की
व्यवस्था कैसे बदलेगी जो आज आरक्षण पर घात करते हैं इसी में बैठकर, जो कहते हैं कि यहाँ का अनुसूचित जाति का व्यक्ति, यहाँ का ओबीसी का व्यक्ति, यहाँ माइनॉरिटी के लोग आरक्षण का आनंद ले रहे हैं, जो कहते हैं कि अब इसको बदलेंगे, बदल भी रहे हैं प्राइवेट कर करके इस देश को। हालांकि हमारे नेता नहीं बोलते, जो एमपी एमएलए है वो चुपचाप राजनीतिक चक्कर में मौन है, बदल भी रहे हैं देश को प्राइवेट कर करके। जब आपकी शासन सत्ता होगी फिर आप उसको जवाब देंगे। आप कहेंगे नहीं, यहाँ का हर कायदा कानून, यहाँ की हर व्यवस्था यहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों से होकर जाएगी, यहाँ के मुसलमानों से होकर जाएगी, कि महिलाओं से होकर जाएगी। अगर उनके हित में कोई व्यवस्था होगी तो लागू होगी, वरना देश में लागू नहीं होगी। आर्टिकल 21 में कहता है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे की शिक्षा फ्री हो भारत के अंदर। क्या सब है? कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे जाते हैं, सरकारी में तो टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाले, स्थिति खराब है, कॉन्वेंट में जाते हैं, कहीं 5,000 फीस लगे, 7,000 फीस लगे, गरीब का बच्चा पढ़ा पाएगा। जब आपकी शैक्षिक नीति जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो लागू नहीं की गई तो आपके और कौन से अधिकार लागू किए जाएंगे? मैं तो कहता हूँ ओबीसी जमात के लोगों को भी, बैकवर्ड को भी, कि ये फूले साहब अम्बेडकर का तुम लोगों का आंदोलन हम खींच कर ला रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ओबीसी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ओबीसी थे, पेरियार साहब ओबीसी थे, ये तीनों बड़े नाम हैं। इन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन आज ओबीसी समाज सो गया। हम इकट्ठा होकर लड़े तो हमने मंडल कमीशन लागू कराया, मंडल कमीशन लिया, लेकिन वो भी पूरा लागू नहीं हो पाया। आओ लड़ते हैं दोबारा, मंडल कमीशन फिर लागू कराते हैं, लड़ते हैं दोबारा, प्रमोशन में आरक्षण लागू कराते हैं। लड़ना पड़ेगा। जो ओबीसी समाज के साथी हो, अगर उनसे कोई बीजेपी वाला अगर पूछे तो हाथ जोड़ कर निवेदन कर दीजिएगा, साहब मंडल कमीशन लागू करा दो, हम पूरा तन मंथन के साथ आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मना करते कि नहीं मंडल कमीशन लागू नहीं होगा, तो वो जो 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का जूता आप लोग पहनते हो ना, एक बार उठा के ये दिखा दीजिएगा, मंडल कमीशन लागू नहीं करोगे तो ये रहेगा, ये दिखा दीजिएगा एक बार, अकल लग जाएगी। और जो आरएसएस के लोग कहते हैं बीमारी को बैन करेंगे, तो भाई मेरा उनसे निवेदन है कि कुत्ता बिल्ली पाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिमाग में भ्रम मत पालिएगा, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाला संगठन है और उसका कार्यकर्ता हर शोषित वंचित के घर में रहता है, जो मजदूरी करता है उसके घर में इसका कार्यकर्ता है। अगर तुम्हारे अंदर दम है आरएसएस को बैन करने का, तो भीम आर्मी को बैन करने की बात कीजिएगा, और अगर दम नहीं आरएसएस को बंद करने का, बैन करने का, तो मत कीजिए, क्योंकि आरएसएस के लोग तलवार सिखाते हैं और भीम आर्मी के लोग कलम सिखाते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। और ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये भीम आर्मी नाम का पेड़ इतना गहरा हम लोगों ने कर दिया है सबने मिलकर के, कि शायद हो सकता है कि आने वाली 20-30 वर्षों तक ये पेड़ लगा रहे हैं, मजबूती से लगा, इसको नहीं उखाड़ पाएंगे। वो भयभीत है, वो डरते हैं कि 7 साल के अंदर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर भीम आर्मी को इतनी मजबूती से लोगों ने कैसे खड़ा कर दिया। जो आज आरएसएस की टक्कर ले रही है वो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाबा साहब अम्बेडकर बाबा थे तो अपने से लोगों के बाप है। तो मैं कहता हूं उनको भी कि तुम अपनी विचारधारा ले आओ, हम अपनी विचारधारा ले आते हैं, जिसकी विचारधारा मजबूत होगी उसी में समाहित हो जाओ। जैसे मैंने दिल्ली में कहा, जब मुझे पत्रकारों ने पूछा कि भाई वो आरएसएस के लोग बौद्ध दीक्षा का विरोध कर रहे हैं, हमने भाई वो भी आकर के ले लेंगे, उनको वो बनते ना मिले तो मुझे बता देंगे, मैं भी कुछ जानता हूँ, कुछ नेट से निकाल के उनको धर्म दीक्षा दे दूंगा। आरएसएस के लोगों को मैंने ऑफर कर दिया, आओ धर्म दीक्षा ले लो, तथागत बुद्ध की शरण में चले जाओ, समता समानता का एहसास होगा। हाँ ये तो समझ लो, ना तो हिंदू है, ना हिंदू थे, और ना आने वाले दिनों में हिंदू होंगे, किसी की क्योंकि यह समानता का जीवन नहीं है पसंद। तुम हमसे सेवा करना चाहते हो, मेरे बाप ने मुझे सेवा करना सिखाया नहीं, मेरे बाप ने मुझे सामाजिक सेवा सिखाया, हाथ पैर खींचने वाली सेवा करना नहीं सिखाया। तो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे सिखाया ही नहीं
उन्होंने तो मुझे ये कहा कि पढ़ लिख कर खड़ा हो जा, नौकरी चाहती है तो नौकरी पे लग जा, बिजनेस करना बिजनेस पे लग जा, नहीं तो इस देश की राजनीति मस्तक से कर और इस देश की व्यवस्था को बदल देना। तो इसलिए बाबा साहब यही मैं आपसे कहता हूं, हमारा काम सेवा करना नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यकों का भी सेवा करते देखा है। बहुसंख्यक हमेशा राज करता है। बहुसंख्यक का मतलब है बहुत सारे लोग, और अल्पसंख्यक सेवा करते हैं जो कम लोग होते हैं। हम इस देश में बहुसंख्यक हैं, हमारा काम सेवा करना नहीं, हमारा काम इस देश में राज स्थापित करना है, वो करें। इस बीच मैं एक बात और भी कह दूं, क्योंकि जैसे भीम आर्मी के अग्रेसिव भाषण होते हैं, शायद लोग निगेटिव में ले जाते हैं। राज कैसा स्थापित करना है? राज मनुस्मृति वाला स्थापित नहीं करना कि आदमी का शोषण कर, हमारा राज हम भी आदमी का शोषण कर। नहीं, राज बुद्ध का स्थापित करना है, जहां मानव और मानव एक ही समान हो, अलग ना हो, कि मनुष्य एक हो, वो किस जात की धर्म की संप्रदाय का इससे मतलब ना हो, कि अगर वो इंसान है तो वो इंसान ही हो, ऐसा राज स्थापित करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, जितने बुद्धिजीवी साथी आए हैं, जितने स्टूडेंट आए हैं, जो गांव से लोग आए हैं, वो हर रोज भीम आर्मी भारत एक मिशन को मजबूत करने का काम करेंगे। वो हर रोज फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मजबूत करने का काम करेंगे। हालांकि हर बार की भांति भी इस बार भी भीम आर्मी को तोड़ने के लिए उन्होंने भीम आर्मी के लोगों को ही तोड़ दिया कि भीम आर्मी को तोड़ दिया जाए। वो याद है, राजा भद्रक याद है? कितने लोगों के राजा भद्रक याद है? बताएं, राजा भद्रक नहीं जानते? पुष्पमित्र सिंह याद है? कितने लोग याद है पुष्पमित्र सिंह? मतलब अपने राजा को भूल गए, जो दुश्मन था उसका नाम याद है। कैसी किताब? वो दो के आखिरी राजा थे, राजा भद्रक। उनकी हत्या की थी पुष्पमित्र सिंह नाम के मनुवादी व्यवस्था के व्यक्ति ने। आपके राजा की हत्या किसने की थी? मनुवादी व्यवस्था के व्यक्ति ने, पुष्पमित्र सिंह नाम के ब्राह्मण ने। इसका पूरा शिलालेख, पूरा लेख जो है वो भीम आर्मी के कैडर में आपको बताया गया है। जिस तरीके से पुष्पमित्र सिंह नाम के ब्राह्मण को राजा वैद्यनाथ की सेना में जगह दी गई, फिर सेनापति बनाया गया और फिर हमारे राजा की हत्या की गई, ठीक इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर को भी चुनाव हराया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने वाला कोई गैर नहीं था। कौन था? अपने तो थे। और काशीराम साहब को धोखा देने वाले कौन थे? अपने तो थे। भीम आर्मी को भी आप तोड़ने वाले कौन है? कौन है भाई? अपने तो हैं, अपने तोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2-3 भीम आर्मी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है भीम आर्मी कई सारी। ये जब ऐसा फूट फूट का काम चल रहा तो मैं काफी परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया, कैसे चलेगा? इतनी सारी भीम आर्मी, ये अलग अलग मूवमेंट मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है तो फिर तोड़ा जा रहा है। तो मैंने बहुजन का पुराना इतिहास पढ़ा, ज्यादा पुराना नहीं, 50-60 साल पुराना अपना इतिहास अपने नेताओं का, जिसमें नेता बिहार के रहे, अब तो नहीं है, महाराष्ट्र के रहे। तो उनकी हिस्ट्री जब मैंने जानी तो मुझे पता लगा कि वो जो हमारी उम्र के थे तो उनकी तलवार की नोक में बहुत ताकत थी। वो कह रहे कि कुछ गलत हुआ तो कूद पड़ते थे लड़ने के लिए। दलित पैंथर में से कुछ लोग निकले हुए, लेकिन उनके नाम पे उस समय की मौजूदा सरकार ने उन्हीं के नाम से अलग अलग प्रदेशों में संगठन खड़े कर दिए। जैसे वाम सेल की तर्ज पर आजाद संगठन का निर्माण हुआ, सरकारी सेक्टर के लोगों ने क्षेत्र के तरफ पा रहे हैं, उन्हीं के बीच के लोगों को निकाला और दूसरी राजनीतिक संस्था ने बहुजन आइडियोलॉजी दिला कि बहुजन आंदोलन मजबूत ना हो जाए, ये लोग शासन सत्ता पर काबिज ना हो जाए, ये अपनी आइडियोलॉजी स्थापित न कर दे। उन्होंने अजाक्स नाम के संगठन का निर्माण कर दिया वाम सेल के विरोध में। ठीक इसी प्रकार आज भीम आर्मी के विरोध में भीम आर्मी के ही लोगों को तोड़कर नई नई भीम आर्मियों का निर्माण कराया जा रहा है। मैं तो साधुवाद करता हूं उन लोगों का जो यहां से टूट कर जा रहे हैं,
एक तो हमको गद्दार की पहचान होना है। मैं उनको निवेदन भी करता हूं कि अगर आप चलो टूट कर भी चले गए हैं और भीम आर्मी के नाम से काम कर रहे हैं तो कम से कम फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को चिंता करने का काम करो। जो कम से कम तुम जहां जाओ कम से कम 10 लोगों को फूले साहब अम्बेडकर बताओ, उनको पढ़ने के लिए लालच करो, जिससे कि आंदोलन मजबूत हो। और एक चीज और चुनौती भरे लहजे में कहता हूं पूर्वांचल में खड़ा होकर कि जब तक मेरा रतन सिंह जैसा कार्यकर्ता, जब तक एसपी मानव जैसा कार्यकर्ता, कुलदीप भाई जैसा, पी के सागर जैसा, एडवोकेट मनोज जैसा कार्यकर्ता जिंदा है, तब तक भी हमारी भारतीय कमिशन को तोड़ने के बाद समझी नहीं तोड़ पाते। ये जरूरी है। और सबका शुक्रिया, आभार। आप लोगों ने सुना, चंद लाइनों में बात खत्म कर दूंगा। बस एक बार हाथ उठाकर समर्थन जरूर चाहूंगा कि ऐसे कितने नहीं आते नहीं यार, ये क्या बात हुई? ये समाज का भी तो सीधा होता है। किसी ने कह दिया अंधेरे में ये भाई सूरज निकल गया तो हमारे लोगों ने आंख बंद कर ली, सोचा भाई सूरज निकला हुआ चल रहे, ऐसा नहीं। आज हमारे समर्थन इस चीज का चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जो भीम आर्मी के तहत फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करने के लिए घर घर जाकर के इस व्यवस्था को स्थापित करने का भाई एक फोटो लो का ऊपर चढ़ के ले लियो भाई। देखो बात सुनो मेरी, चेहरे याद रहते हैं, नाम तो हमारे याद रहेगी, बात चेहरे याद रहते हैं। ऐसा ना हो कल कि तुम में से कोई धोखा दे करके और कह दे, क्योंकि मैं एक बात और कहता हूं मंचों से कि जो मेरा समाज है सीधा है और वचन का समाज है, वचनबद्ध है। अगर इसने किसी को ये फैसला कर दिया ना कि नहीं हम तुम्हारे साथ है, तो मैं उसे ये भी कहता हूँ अपना वचन मत तोड़िए, उसके साथ चले जाइएगा। मुझे बता के कह दीजिए भाई उसके साथ रहेंगे, मुझे दुख नहीं होगा। तो मुझे ये महसूस रहेगा नहीं मेरे समाज में सवाल आ गया था, उसका थोड़ा साथ दिया, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। मैं चंद लाइनों में अपनी बात खत्म कर दूंगा। लाइन बहुत अच्छी है, कभी कभी मन मारती तो कह देता हूँ। साथियों महलों से खंडरों का वास्ता हो जाए, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। साथियों महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं हुनर अपना, हम जानते हैं हुनर अपना, जिस ओर बैठ निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता होगा। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय संग्राम, जय भारत।